बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, हम लास्ट टाइम जो हमारा सिस्टम डिस्कस कर रहे थे वो हमारा नोवल जीआईटी ड्रग डिलीवरी सिस्टम का लास्ट सिस्टम था, जो कि लास्ट पार्ट ऑफ जीआईटी से भी रेलिवेंट है, जिसको हम कोलोन टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम कहते हैं। कोलोन टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम से मुराद ये है कि हमने ड्रग डिलीवरी सिस्टम को रीच करवाना है टू द लास्ट पार्ट ऑफ द जीआईटी, जिसको हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में हमने इसलिए रीच करवाना है कि बहुत सी ड्रग्स जो कि डिग्रेड कर देती है इन द अपर पार्ट ऑफ जीआईटी, एंड सिमिलरली दे आर एक्चुअली मेटाबोलाइज्ड बाय पोर्टल सर्कुलेशन। उनके लिए फिर हमें ड्रग यहाँ पे रीच करवाना पड़ता है, जैसे प्रोटीन पेप्टाइड्स होते हैं। इसके अलावा हमने कहा था कि ये डिलीवरी सिस्टम इसलिए है क्योंकि हमने बहुत सी डिजीज़ जो कि कॉमनली एग्जिस्ट करती हैं इन द कोलोन, और वो उनको हमें ट्रीट करने के लिए बहुत डिफ़िकल्टी होती है थ्रू सिस्टमिक सर्कुलेशन या थ्रू ओरल रूट में। तो उनको हम टारगेट करते हैं जब हम डिलीवरी सिस्टम को डायरेक्टली रीच करवा दें तो टू द कोलोन, टू द साइट ऑफ एक्शन। तो उनमें आईबीएस एक मेजर डिजीज़ है जिसको इन्फ्लेमेटरी बाउल इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं। उसमें आईबी ऐसे एक डिजीज़ है, इस तरह क्रोन डिजीज़ है, फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस है, या फिर इसके अलावा भी मेजर कोलोन कैंसर भी एक प्रॉपरली डिजीज़ है जिस तक हमें डिलीवरी सिस्टम को रीच करवाना होता है। तो बहुत से जो स्टीरॉयडल ड्रग हैं उनको हमें रीच करवाना होता है। तो स्टीरॉयडल ड्रग जो है वो अगर मैक्सिमली अब्जॉर्ब हो जाए बॉडी में तो वो फिर बॉडी में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी कर सकती है। इसलिए वो हमें इन साइट्स के ऊपर ही रीच करवाना होता है ताकि सिर्फ ये वाले सेल उनसे इफेक्ट हो, पूरी बॉडी उनसे इफेक्ट ना हो। तो इसलिए हम डिलीवरी सिस्टम बनाते हैं। तो इसको हमने डिफरेंट अप्रोचेज में फिर डिवाइड किया था। तो लास्ट टाइम जो हम अप्रोच डिस्कस कर रहे थे वो माइक्रोबायोलॉजिकली ट्रिगर्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम है 2 ये एक मेजर डिलीवरी सिस्टम अप्रोच है जिससे हम टारगेट करते हैं, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो कोलोन में माइक्रोफ्लोरा की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, मींस 1000 से ज़्यादा कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट पर एमएल एनारोबिक बैक्टीरिया के पाए जाते हैं। तो इतने ज़्यादा बैक्टीरिया जो है वो फर्मेंटेशन का प्रोसेस प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो वो नॉर्मली हमारी ही सबस्ट्रेट्स को, जो कि पॉलीसैकेराइड्स होते हैं या ट्राइग्लिसराइड्स डाइग्लिसराइड्स होते हैं, उनके जो कि अनडाइजेस्टेड रह जाते हैं फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, उन्हीं को सबस्ट्रेट यूज करके फिर उनके ऊपर फर्मेंटेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं, यानी उनको डिग्रेड करना शुरू कर देते हैं। तो ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस के बाद वो फिर बहुत से फर्मेंटेशन के प्रोसेस के लिए वो बहुत से एंजाइम्स क्रिएट करते हैं। ये एंजाइम्स जो हैं वो एंजाइम्स एक्चुअली यूज होते हैं टू डिग्रेड सम bonds, some reaction to produce some reactions that actually activate our drug system। तो इसके लिए फिर हम जो हमारा डिलीवरी सिस्टम है उसको इस तरह का बना देते हैं कि वो डिलीवरी सिस्टम हमारा इन एंजाइम्स की बेस के ऊपर एक्टिवेट होना होता है। तो ये फिर इसलिए ये जो एंजाइम प्रोड्यूस हो रहे हैं वो बायोडिग्रेडेबल एंजाइम कहलाते हैं, यानी कि ये डिग्रेड कर सकते हैं। हम ऐसा पॉलीमर अगर दे दें जिस पॉलीमर में कोई ऐसा बॉन्ड हो जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के प्रेजेंट एंजाइम्स में, स्टमक के प्रेजेंट एंजाइम्स में डिग्रेड ना करे, वो सिर्फ और सिर्फ डिग्रेड कर रहा हो एजो रिडक्टेज से, जैसे हमने यहाँ पे, या ग्लूकोरो रिडक्टेज से, या अरेबिनोज से। ये ग्लूकोरोनोलैक्टेज जो है ये सिर्फ सिर्फ लिवर का एंजाइम, तो डिलीवरी सिस्टम जब लिवर में जाता है तो वो एक्टिवेट होता है। लेकिन ये अब जीआईटी में नहीं होता, तो डिलीवरी सिस्टम अब ड्रग तो अब्जॉर्ब नहीं हुई तो वो जीआईटी में ही है, तो वो इस एंजाइम से आके डिग्रेड कर सकती है। तो इस तरह से अगर पॉलीमर जो है वो ब्रेक कर दे तो वो ड्रग को वहाँ पे रिलीज कर सकता है। इसी तरह से अगर हमारी कोई ड्रग हो, वो ड्रग भी इसी तरह से कोई बॉन्ड ब्रेक ना हो रहा उसका स्मॉल इंटेस्टाइन में और स्टमक में, तो फिर वो कोलोनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम टारगेट करके उससे उसको ब्रेक कर सकते हैं। तो 2 तरह की अप्रोचेज इसमें हम यूज करते हैं। एक जिसमें हम प्रो ड्रग अप्रोच कहते हैं। प्रो ड्रग में हमने कहा कि हम कोई ड्रग मॉलिक्यूल जिसका फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव डेरिवेटिव हम दे देते हैं, तो वो इनएक्टिव डेरिवेटिव जब इन एंजाइम्स के साथ इन कांटेक्ट आता है तो एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस या एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन के प्रेजेंस में फिर वो एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट हो जाता है। तो एजो रिडक्टेज क्योंकि एंजाइम्स हैं, तो एक एग्जांपल एजो रिडक्टेज किया, तो एजो बॉन्ड अगर हम बना दें बिटवीन आवर ड्रग मॉलिक्यूल, तो जैसे 5AS से ड्रग है हमारी 5 स्टाइल सैलिसिलिक एसिड,
तो अगर हम उसमें दोनों को आपस में अटैच करवा दें बाय एजो बॉन्ड्स, तो एजो से 2,5-ASA मालिक्यूल बन जाएंगे। अब ये जो 5 है, ये 2,5-ASA मालिक्यूल जो है ये अब्जॉर्बेबल नहीं है इन द स्टमक, ना ये अब्जॉर्बेबल है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये आके फिर डायरेक्टली यहाँ पे आके एजो रिडक्टेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में फिर ये डिग्रेड करते हैं और फिर 5-ASA में कन्वर्ट हो जाता है। 5-ASA जो कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में यूज भी रहती है, फिर वो ड्रग यहाँ पे आके एक्टिवेट हो जाती है। तो ये कोई एजो की एग्जांपल है। इस तरह और भी कोई लिंकेजेस जो कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डिग्रेड करती हैं, वो अमाइनो एसिड की लिंकेजेस है। तो अगर हम अमाइनो एसिड्स की हाइड्रोफोबिक लिंकेजेस बना दें, अमाइनो एसिड की आपस में लिंकेजेस प्रोटीन है, प्रोटीन तो एक्चुअली डिग्रेड कर देती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन अगर हम तो हाइड्रोफोबिक मोइटी लगा के अमाइनो एसिड को लिंक कर दें, जैसे ग्लूकोरोनिक एसिड है या ग्लूकोज लगा दें, हम उसमें हाइड्रोफिलिक लगा दें, हम ग्लूकोज लगा दें, गैलेक्टोज लगा दें या सेलुलोज लगा दें, ये हम उनके साथ लिंक कर दें, तो ये अमाइनो एसिड जो है ये फिर पहले डिग्रेड नहीं करेंगे, ये यहीं पे आके मेटाबोलाइज होंगे। अच्छा, इसी तरह से हम पॉलीमर भी ऐसा बना सकते हैं जिसमें फिर पॉलीमर ब्रेक करे, यहाँ पे वो कहीं भी डिग्रेड ना करे स्टमक में, ना वो पॉलीमर डिग्रेड करे स्मॉल इंटेस्टाइन, वो पॉलीमर सिर्फ और सिर्फ डिग्रेड करे इधर कोलोन में आके, और उसमें भी एजो बॉन्ड हो तो वो एजो पॉलीमर कहलाएगा। अगर हम ऐसा पॉलीमर ले लें जो कि एजो पॉलीमर है, तो वो फिर स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में डिग्रेड नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम एजो पॉलीमर की कोटिंग कर देंगे अपनी ड्रग सब्सटेंस को। तो जब वो एजो पॉलीमर स्टमक में से गुजरेगा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से वो जब स्मॉल इंटेस्टाइन में से गुजरेगा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कोई डिग्रेड नहीं होगा, क्योंकि एजो एरोमेटिक रिंग जो है वो वहाँ पे डिग्रेड नहीं किया जा सकता। तो वो सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड ब्रेक करेगा जब वो कोलोन में जाकर रीच करेगा। तो जब कोलोन में जाकर रीच करेगा तो उसका बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो ड्रग फिर यहाँ पे एक्सपोज हो जाएगी। इसी तरह से एक और जो कि एजो रिडक्टेज, जिस तरह से इसी तरह पॉलीसैकेराइड की लिंकेजेस भी एंजाइम्स की जो लिंकेज है, पॉलीसैकेराइड लिंकेज है वो भी एंजाइम्स यहीं पे ब्रेक कर सकते हैं कोलोन में। तो अगर हम पॉलीसैकेराइड की कोटिंग कर दें, पॉलीसैकेराइड जो कि बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं नॉर्मली, तो एजो बॉन्ड बनाना मुश्किल होता है, तो हम पॉलीसैकेराइड की ही सिर्फ अगर कोटिंग कर दें तो भी वो ड्रग को कोलोन में रीच करवाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो अगर हम कहें तो नेचुरली ऑकरिंग पॉलीसैकेराइड्स में गम्स है हमारी, जैसे ग्वार गम है, इनोलियन गम है। इसी तरह एनिमल्स जो बहुत सी एनिमल सोर्स है हमारा उसको प्रोड्यूस करने का, जैसे काइटन एक अबंडेंट एनिमल है उसका सी का, तो उसके सरफेस के ऊपर काइटन होती है, जो लेयर होती है वो काइटन होती है। जैसे प्लांट के ऊपर सेलुलोज होती है तो उसके ऊपर काइटन होती है। तो ये इससे हम डीएसिटाइलेशन से हम काइटोसन बना लेते हैं। तो कॉन्ड्रोइटन भी एक कॉमनली एनिमल है जो जिससे पॉलीसैकेराइड रिटेन किया जाता है, और एल्जिनेट से भी किया जाता है। इसी तरह से डेक्स्ट्रान ओरिजिन का, माइक्रोबियल डेक्स्ट्रान ओरिजिन का भी पॉलीसैकेराइड है जो कि हम कोट करते हैं। तो ये जो पॉलीसैकेराइड्स हैं, क्योंकि पॉलीसैकेराइड्स हमारी बॉडी में भी एग्जिस्ट करते हैं, तो पॉलीसैकेराइड्स किसी तरह का इम्यून रिस्पॉन्स भी इनिशिएट नहीं करते, और ये ब्रेक करके भी सिंपल सैकराइड्स में कन्वर्ट होते हैं। सैकराइड्स जो कि फिर नॉर्मली सैकराइड्स सॉल्युबल हैं और बॉडी का पार्ट बन जाते हैं, वो किसी तरह से भी कोई इम्यून रिएक्शन या कोई टॉक्सिक रिएक्शन जनरेट नहीं करते। तो इनको हम बहुत कैटेगरी ऑफ सेफ पॉलीमर्स कहते हैं, जनरली रिगार्डेड एज सेफ पॉलीमर्स कहलाते हैं। अच्छा, ये हमारी मेजर क्लासेस थी। अब कुछ नई क्लासेस आ गई हैं, जिनसे नई अप्रोचेज आ गई हैं, जिनसे हम कोलोन टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम को डिजाइन करते हैं, जो हमने अब न्यूली डेवलप कर ली हैं अप्रोचेज। उनमें से एक अप्रोच जो है उसको हम प्रेशर कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो प्रेशर कंट्रोल से मुराद है कि जब कोई प्रेशर अप्लाई होगा आपके डिलीवरी सिस्टम पे, तो उस प्रेशर के अंडर ये ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो है वो ड्रग को रिलीज करेगी। तो नॉर्मली प्रेशर कहाँ होता है? प्रेशर हमारे जीआईटी में एग्जिस्ट करता है, जैसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करती हैं, तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो स्टमक में भी एग्जिस्ट करती हैं, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी एग्जिस्ट करती हैं, इस तरह वो लार्ज इंटेस्टाइन में भी एग्जिस्ट करती हैं। तो नॉर्मली स्मॉल इंटेस्टाइन में जो प्रेशर एग्जिस्ट करता है वो उसको लार्ज, जो स्टमक में प्रेशर एग्जिस्ट करता है वो उसको इवैक्यूएट करने के लिए होता है, वो उसको प्रेस करने के लिए नहीं होता। सिमिलरली जो प्रेशर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है वो हाईली
मूवेबल होता है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्मॉल इंटेस्टाइन में से ड्रग को मूव करवाता है, सिस्टम को मूव करवाता है। लेकिन अगर आप कोलोन में बात देखें तो कोलोन में जो प्रेशर है वो उससे मल्टी फोल्ड ज़्यादा होता है, क्योंकि कोलोन में फिर वो ज़्यादा मूव करवाने के लिए यूज़ नहीं होता, वो कंटेंट्स को प्रेस करने और अकोमोडेट करने के लिए यूज़ होता है। तो जैसे ही पेरिस्टालसिस जो है वो रीच करती है इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, इलियोसिकल जंक्शन से ये सीकम में आती है, तो वहाँ पे कंसंट्रेट करने लगी थी, तो वहाँ पे कंप्रेस करने लगे थे, प्रेशर लगाने लगे थे, तो कंटेंट बहुत ज़्यादा भरना शुरू हो जाते सीकम में, और उसके ऊपर फिर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और फिर वो प्रेशर से उसको मूव किया जाता है इनटू द डिसेंडिंग कोलोन। तो ये जो बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर है इसको हम यूज़ कर सकते हैं to deliver our drug from the system. जस्ट फॉर एग्जांपल एक पॉलीमर जैसे इथाइल सेलुलोज एक हाइड्रोफोबिक पॉलीमर है, ये हमने पहले भी पढ़ा है, हम इथाइल सेलुलोज को बहुत कॉमनली यूज भी करते हैं। तो इथाइल सेलुलोज जो है वो हाइड्रोफोबिक, इथाइल सेलुलोज वाटर में सॉल्युबल नहीं है, इथाइल सेलुलोज स्वेलेबल नहीं है। तो अगर हम इसको जीआईटी में इथाइल सेलुलोज पॉलीमर को हम जीआईटी में एडमिनिस्टर कर देंगे तो ये स्टमक में डिसॉल्व नहीं कर सकता, यानी कि ये इसकी डिसोल्यूशन नहीं हो सकती। इस तरह स्मॉल इंटेस्टाइन में भी इसकी डिसोल्यूशन नहीं हो सकती। हाइड्रोफोबिक है तो जिसको एक बेसिक एनवायरनमेंट रिक्वायर्ड होती है, जब ये बेसिक एनवायरनमेंट में जाता है तो ये एक्टिवेट होता है, उससे पहले ये एक्टिवेट ही नहीं होता। तो अगर ये बेसिक एनवायरनमेंट में चला जाएगा तो फिर ये डिस्पर्सिंग एबिलिटी रखता है, तो जो भी हाइड्रोफोबिक पॉलीमर होता है वो बेसिक एनवायरनमेंट में जाकर डिस्पर्स कर देता है, डिसॉल्व नहीं, डिसोल्यूशन नहीं होती, डिस्पर्शन हो जाती है। तो अगर हम एक कैप्सूल ले लें और कैप्सूल के अंदर हम अपनी ड्रग को ऐड कर दें और उस कैप्सूल के ऊपर हम कोट कर दें इथाइल सेलुलोज, और थोड़ा सा कोट ज़्यादा थिकनेस का होना चाहिए, अगर ज़्यादा थिकनेस का कोट है तो वो फिर पॉलीमर यहाँ पे डिस्पर्स नहीं कर सकता इन स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ पे बेसिक एनवायरनमेंट आ जाती है तो वहाँ पे वो डिस्पर्स नहीं कर सकता। तो वो जब तक प्रेशर नहीं उसके ऊपर लगेगा तो वो प्रेशर में वो बर्स्ट नहीं करेगा, प्रेशर के अंडर वो आएगा तो उस वक्त ये डिस्पर्स करना शुरू करेगा। तो जैसे ही हम फिर इस तरह का कैप्सूल अगर एडमिनिस्टर कर दें तो वो उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, ल्यूमन में जाके कोलोन में जो सेंडिंग कोलोन है या सीकम है, यहाँ पे प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, और ये प्रेशर फिर बढ़ता ही जाता है जब हम ट्रांसवर्स कोलोन में जाते हैं और आप डिसेंडिंग कोलोन में जाते हैं, अनटिल सीकम ये प्रेशर इंक्रीज होता जाता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है। तो जो प्रेशर है वो फिर इस थाइल सेलुलोज को काज करता है कि ये डिसइंटीग्रेट कर दे, और इसकी डिसइंटीग्रेशन पे डायरेक्टली डिपेंड करती है कि कितनी थिकनेस है पॉलीमर की, जितनी थिकनेस पॉलीमर की ज़्यादा होगी उतना इसको ज़्यादा प्रेशर रिक्वायर्ड है टू बी डिसइंटीग्रेट। सिमिलरली जितना कैप्सूल का साइज ज़्यादा होगा उतना ये ज़्यादा दूर तक मूव करने की कैपेबिलिटी रखता है, यानी कि ये लास्ट पार्ट ऑफ कोलोन तक जाने की कैपेबिलिटी रखता है। सिमिलरली जितनी डेंसिटी ऑफ द कंटेंट्स ज़्यादा होगी कोलोन के अंदर, उतना डेंसिटी ऑफ कंटेंट ज़्यादा होने से ज़्यादा प्रेशर डेवलप होगा, तो उतना ही फिर ज़्यादा प्रेशर में फिर इसके डिसइंटीग्रेट करने के चांसेस भी बढ़ते जाते हैं। तो कैप्सूल का डिसइंटीग्रेट करना या इथाइल सेलुलोज का डिसइंटीग्रेट करना इनटू लार्ज इंटेस्टाइन वो फिर डायरेक्टली डिपेंड करेगा कि आपने इथाइल सेलुलोज की कितनी थिकनेस की लेयर लगाई है, नंबर 1, एंड नंबर 2 आपने फिर कितना साइज रखा हुआ था टोटल डिलीवरी सिस्टम का साइज जितना ज़्यादा होगा उतना वो प्रेशर भी ज़्यादा बियर करेगा, और फिर जितनी डेंसिटी ह्यूमन की ज़्यादा है, ह्यूमन में कंटेंट जितने ज़्यादा है उतना फिर उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो डेंसिटी और विस्कोसिटी इसलिए ज़्यादा होती है ल्यूमन की क्योंकि रीअब्जॉर्प्शन होती रहती है कोलोन से, कोलोन में वाटर होता ही नहीं है, वाटर बहुत कम होता है, लिमिटेड होता है, और जो वाटर होता है वो ज़्यादा ज़्यादा रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जिसकी वजह से ल्यूमन कंटेंट्स जो कोलोन के हैं उनकी विस्कोसिटी बहुत हायर हो जाती है। जितनी विस्कोसिटी फिर हायर हो जाती है तो उस वजह से फिर उसके डिसॉल्व करने के चांसेस और कम हो जाते हैं, कोई भी कंटेंट फिर डिसॉल्व नहीं कर सकता, तो क्योंकि हम डिलीवरी सिस्टम को रीच करवा लेते हैं टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट ऑफ द कोलोन, या फिर हम क्या लेंगे ट्रांसवर्स कोलोन के लास्ट पार्ट में जो स्प्लिनिक फ्लेक्चर है वहां तक हम डिलीवरी सिस्टम को रीच करवा देते हैं, तो वहां पे तो रीअब्जॉर्प्शन सिवियरली रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है वाटर की, तो वहां पे तो वाटर रिलीज किया ही नहीं जाता और वाटर वहां पे स्टे ही नहीं करता, तो इसलिए वहां विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से डेंसिटी ऑफ द ल्यूमन कॉन्टेंट्स भी बढ़ जाती है,
फिर क्योंकि हमारा कैप्सूल का साइज ज़्यादा होता है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स लगने शुरू हो जाते हैं और पॉलीमर जो है वो डिसइंटीग्रेट करना शुरू हो जाता है। तो पॉलीमर डिजोल्व नहीं कर सकता किसी भी तरह से क्योंकि वाटर अवेलेबल ही नहीं होता। तो वो प्रेशर जो अप्लाई होता है उस वजह से फिर इथाइल सेलुलोज डिसइंटीग्रेट करता है। लेकिन अगर आप ड्रग इसके अंदर सॉलिड होगी यहाँ पे तो वो भी डिजोल्व नहीं कर सकती क्योंकि वहां पे तो ड्रग डिजोल्व नहीं होगी क्योंकि वाटर तो है ही नहीं वहां पे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कैप्सूल के अंदर जो ड्रग है उसको हम किसी बेस के साथ मिक्स कर देते हैं। तो उसके लिए सूटेबल बेस जो है वो सपोजिटरी बेस है। अगर हम ड्रग को विद सपोजिटरी बेस ब्लेंड कर दें तो सपोजिटरी बेस जो है वो तो मेल्ट कर देगी जब वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगी यानी कि इस कंडीशन में होगी। तो सपोजिटरी बेस कैप्सूल के अंदर जो है वो मेल्टेड फॉर्म में होगी। तो जैसे ही ये इथाइल सेलुलोज डिसइंटीग्रेट करेगा तो अंदर से ड्रग जो है वो लिक्विड फॉर्म में निकल आएगी। लिक्विड फॉर्म जो कि फिर सॉल्युबल करने की जरूरत है, डिसोल्यूशन उसकी करने की जरूरत नहीं है और वो फिर डायरेक्टली बाइंड कर देगी एट द डिजीज साइट। तो इस तरह का सिस्टम जो है ये प्रेशर कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम कहलाता है। काफ़ी हद तक 90% तक ये सिस्टम जो है वो टारगेटेड है टू कोलोन स्पेसिफिक कोलोन साइट्स। 10% तक ये डिसइंटीग्रेट करने की एबिलिटी रखता है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन आल्सो। तो उसके लिए फिर हम प्रेशर बढ़ाते इसकी थिकनेस बढ़ाते हैं। अच्छा, दूसरी अप्रोच जो यूज होती है वो ऑस्मोटिकली कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम कहलाता है। ये हमने डिटेल से पढ़ा है ऑस्मोटिक ड्रग सिस्टम या ऑस्मोटिकली कंट्रोल्ड ड्रग सिस्टम। तो थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ। ऑस्मोटिक ड्रग सिस्टम में हमने कहा था कि ऑस्मोटिक ड्रग सिस्टम जो है वो ड्रग को डिलीवर करता है ऑन द बेसिस ऑफ osmotic pressure which have been demonstrated by some solute substances means osmogens। तो osmotic delivery system में एक कोर होता है और उसके गिर्द एक कोर होता है जिसमें ड्रग और ऑस्मोजन होता है और फिर उसके गिर्द हमने एक कोट किया होता है जो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होता है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन उसके गिर्द हमने कोट की हुई होती है। इस कोटिंग के अंदर हमने एक या एक से ज्यादा होल्स किए हुए होते हैं। तो ये जो ड्रग है वो उस होल्स में से फिर बाहर आती है। जो ड्रग सोल्यूशन बन गई होती है क्योंकि वाटर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बना है तो वाटर परमिएट कर सकते हैं। वाटर परमिएट करके ड्रग का सोल्यूशन बना देता है और ड्रग फिर सोल्यूशन फॉर्म में इन होल्स में से बाहर आना शुरू हो जाता है। तो हमने इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स पढ़ी हैं, डिस्कस की हैं। ऑस्मोटिक कंट्रोल ड्रग सिस्टम ओरल में से हमने एक पुश एंड पुल ड्रग डिलीवरी सिस्टम भी पढ़ा हुआ है, हमने एलिमेंट्री ऑस्मोटिक पंप भी पढ़ा हुआ है, हमने इसके अलावा भी बहुत से ऑस्मोटिक पंप सिंगल टैबलेट या मल्टीपल लेयर बाई लेयर टैबलेट की फॉर्म में भी पढ़े हुए हैं। तो हम अगर कोई एक एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल हम पुश एंड पुल ऑस्मोटिक पंप की एग्जांपल ले लें तो हम क्या करते हैं फिर हम पुश एंड पुल ऑस्मोटिक पंप जो है वो मल्टीपल पुश एंड पुल ऑस्मोटिक पंप्स जो है उनको एंटेरी कोट कर लेते हैं किसी एक जगह के ऊपर। यानी कि एक कैप्सूल में डाल दिए हमने मल्टीपल ऑस्मोटिक पंप्स या एक ऑस्मोटिक पंप किसी तरह किससे भी आप समझ लें इसको। तो हमने उसको एंटेरी कोट कर दिया है। एंटेरी कोटिंग से मुराद है कि अब ये जो इनके ऊपर कोटिंग है वो इनको स्टमक की इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करेगी। तो ये कोटिंग सिर्फ और सिर्फ डिजोल्व कर सकती है जब पीएच रीच करेगी 7 से बियॉन्ड, 7 से ज़्यादा पीएच रीच करेगी। तो उस वक्त ही एंटेरी कोट जो है वो डिग्रेड कर सकता है। इसलिए हमने उसके ऊपर एंटेरी कोट कर दिया क्योंकि ऑस्मोटिक डिलीवरी सिस्टम हमने पढ़ा है ये तो गैस्ट्रोरिटेंटिव भी है क्योंकि ये गैस्ट्रिक कंटेंट्स में भी रिटेन कर सकता है। अगर हम इसके ऊपर एंटेरी कोट नहीं करेंगे तो ये गैस्ट्रिक इन्वायरमेंट में रिटेन कर देंगे। तो हम तो चाहते हैं कि ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाए तो हम इसके ऊपर एंटेरी कोट कर देते हैं। तो वो एक कैप्सूल ले लेते हैं उसके ऊपर एंटेरी कोट होता है। तो वो जब इलियम या जेजनम या इलियम में पहुंचता है तो इलियम में पीएच 7.2 होती है। तो वहां पे जाके वो एंटेरी कोट जो है वो डिजोल्व हो जाता है। एंटेरी कोट के डिजोल्व होने से क्योंकि इलियम का टाइम जो होता है वो मैक्सिमली 1 आवर होता है, मैक्सिमम 1 आवर, हाफ आवर से 1 आवर स्टे का टाइम होता है, उसके बाद वो सीकम में फेंक देता है। तो इतनी देर में कोड ही डिसॉल्व किया जाता है आपका उसके ऊपर से आपके ऑस्मोटिक पंप के ऊपर से और ऑस्मोटिक पंप को धकेल दिया जाता है इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। तो अब ये ऑस्मोटिक डिलीवरी जो है वो
कोलोन स्पेसिफिक हो जाती है, क्योंकि वो लार्ज इंटेस्टाइन में चली जाती है। तो फिर यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट में तो वाटर क्योंकि अवेलेबल होता है, सीकम में भी अवेलेबल होता है, इसी तरह से जो हमारा असेंडिंग कोलोन है उसमें भी अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे ये ऑस्मोटिक पंप जो है, जो मल्टीपल ऑस्मोटिक पुल एंड पुश ऑस्मोटिक पंप हमने दिए हुए हैं, ये वाटर को अब्जॉर्ब करना शुरू करते हैं। और जो कंपार्टमेंट है इसमें हमारा ऑस्मोजन का कंपार्टमेंट है, वो स्वेल करना शुरू हो जाता है। तो स्वेल करके वो पुश फोर्स लगाना शुरू हो जाता है, जिसको हम पुश कंपार्टमेंट कहते हैं, वो स्वेल करता है और एक जेल लाइक मटेरियल बना देता है। जेल लाइक जो फ्लोएबल जेल होती है, उस वो फ्लोएबल जेल जो है वो बनती है दूसरे कंपार्टमेंट में जिसमें ड्रग होती है, उसमें जेल बनती है। ये वाला जो है वो ऑस्मोटिक कंपार्टमेंट जो है वो तकरीबन स्वेल करना शुरू होता है, लार्जर साइज का होता है। तो वो जो जेल लाइक मटेरियल है वो आहिस्ता आहिस्ता लिक्विड बनना शुरू होता है वाटर की प्रेजेंस में। तो वो ऑस्मोटिक लेयर जो है वो फोर्स करती है कि ड्रग जेल जो है वो उस ओरिफस से बाहर आ जाए, जो ओरिफस हमने उसके ऊपर ड्रिल किया हुआ है। तो ये ओरिफस से ड्रग बाहर आना शुरू होती है और ये कंट्रोल्ड रिलीज डिलीवरी सिस्टम है हमारा ऑस्मोटिक कंट्रोल ड्रग सिस्टम। तो हमने पढ़ा हुआ ये एक टाइम के ऊपर ही ड्रग को रिलीज करता है, टाइम बेस्ड डिलीवरी ही करता है। तो ये टाइम के बाद एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ड्रग रिलीज करता रहेगा जो कि आपकी टारगेट तक रीच करती रहेगी। तो इस तरह से ये अब कोलोन टारगेट, हमारा कोलोन को स्पेसिफिकली टारगेट कर सकता है हमारा ये सिस्टम। ये नोबल डिलीवरी सिस्टम है फॉर टारगेट पर्पस। अच्छा, इस तरह से एक और सिस्टम है जो कि लास्ट सिस्टम हमारा, उसका मल्टी पार्टिकुलेट सिस्टम कहते हैं। मल्टी पार्टिकुलेट सिस्टम एक बहुत बड़े सिस्टम की क्लास को हम मल्टी पार्टिकुलेट सिस्टम कहते हैं। मल्टी पार्टिकुलेट हमने कहा हुआ है कि अगर हम कोई एक डिलीवरी सिस्टम दें तो वो डिलीवरी सिस्टम बॉडी में जाके यानी कि स्टमक में जाए तो स्टमक में वो उस सिंगल यूनिट में ना रहे, वो कन्वर्ट हो जाए इनटू मल्टीपल स्मॉल यूनिट्स। तो वो यानी कि मल्टी पार्टिकुलेट्स में डिस्पर्स कर दें। तो अगर हमारा डिलीवरी सिस्टम जब एडमिनिस्टर किया जाए तो वो सिंगल यूनिट हो, लेकिन जब वो जीआईटी में रीच करे तो वो डिस्पर्स करके मल्टीपल यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाए। तो ऐसा सिस्टम मल्टी पार्टिकुलेट सिस्टम कहलाता है। यानी कि ये एक पार्टिकल की फॉर्म में डिलीवरी नहीं देगा, ये बहुत से पार्टिकल्स की फॉर्म में डिलीवरी देगा। तो इसलिए इसको हम मल्टी पार्टिकुलेट सिस्टम कहते हैं। तो आप लोगों को एक प्रोजेक्ट दिया, जो प्रोजेक्ट हम कहते हैं कि सुपर डिसइंटीग्रेटिंग कंट्रोल डिलीवरी सिस्टम, वो बाय नेम ही ऐसा है लेकिन एक्चुअली वो मल्टी पार्टिकुलेट सिस्टम। तो उसमें आपने एक टैबलेट सिंगल यूनिट की फॉर्म में एडमिनिस्टर करनी है। वो जब जीआईटी में रीच करेगी तो वो उस वक्त डिस्पर्स कर देगी इमीडिएटली, विद इन हाफ एन आवर वो उसने डिस्पर्स कर देना। तो वो डिस्पर्स करके उसमें से माइक्रो पार्टिकल निकलेंगे या स्मॉल पार्टिकल्स निकलेंगे जो कि हम मल्टी पार्टिकल्स कहते हैं। तो वो मल्टी पार्टिकल जो है वो फिर ड्रग को रिलीज करेंगे, वो डिपेंडिंग अपॉन द पॉलीमर जो कि आपने एक पार्टिकल के ऊपर कोट किया हुआ है उसके ऊपर डिपेंडेंट ड्रग को रिलीज करेंगे। तो ऐसा सिस्टम मल्टी पार्टिकुलेट। ऐसे ही हम माइक्रो पार्टिकल्स बनाते हैं। तो माइक्रो पार्टिकल्स अगर हम बनाएं और उनको टैबलेट में कंप्रेस कर दें या हम उनको कैप्सूल में दे दें, तो कैप्सूल एक सिंगल यूनिट एडमिनिस्ट्रेशन होगा या टैबलेट एक सिंगल यूनिट एडमिनिस्ट्रेशन होगा। फिर ये अंदर जाकर डिसइंटीग्रेट करके माइक्रो पार्टिकल्स में कन्वर्ट होगा, तो ये मल्टी पार्टिकुलेट सिस्टम हो जाएगा। ऐसे ही पैलेट्स को हम एक टैबलेट या कैप्सूल में डाल देते हैं, सिमिलरली ग्रेन्यूल्स को हम कैप्सूल में डाल देते हैं। तो ये सारे मल्टी पार्टिकुलेट सिस्टम्स होते हैं। अच्छा, क्या एडवांटेज है आपके मल्टी पार्टिकुलेट सिस्टम का? हमने कहा है बहुत सी ड्रग्स जो है वो लोकली जीआईटी को इरिटेट करती है, नंबर 1। नंबर 2, बहुत सी ड्रग्स ऐसी हैं जिनकी बायोअवेलेबिलिटी बहुत लोअर है। नंबर 3, बहुत सी ड्रग्स ऐसी हैं जो जब बहुत एक्सेसिव अमाउंट में अब्जॉर्ब हो जाती है, इमीडिएटली अब्जॉर्ब हो जाती है, तो वो टॉक्सिसिटी काज करती है, सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी काज करती है। तो इन सब का हमने एक आंसर जनरेट किया हुआ इन द फॉर्म ऑफ मल्टी पार्टिकुलेट सिस्टम। तो मल्टीपल पार्टिकुलेट सिस्टम जो है वो जब डिस्पर्स कर देगा तो ड्रग एक जगह के ऊपर अवेलेबल नहीं होगी ड्रग फॉर अब्जॉर्प्शन। ड्रग जो है वो मल्टीपल साइट्स के ऊपर अवेलेबल होगी फॉर अब्जॉर्प्शन। एंड सिमिलरली क्योंकि बहुत स्मॉलर साइज होगा तो उसको जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो जल्दी मूव करवा देंगी फ्रॉम स्टमक टू द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू द लार्ज इंटेस्टाइन। विद इन 2 to 3 आवर्स ये मल्टी पार्टिकुलेट सिस्टम जो है वो कोलोन में रीच करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो क्योंकि ये डिस्पर्स्ड होता है, बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, तो स्मॉल पार्टिकल्स फिर सरफेस एरिया इनका बहुत ज़्यादा होता है,
सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से ये किसी भी जगह के ऊपर जब इंटरेक्ट करते हैं तो उस जगह के ऊपर पॉलीमर इंटरेक्ट करता है, तो वो जीआईटी में उस जगह पे कोई भी इरिटेशन काज नहीं कर रहा था। और अगर वहाँ से ड्रग रिलीज भी करती है, फॉर एग्जाम्पल एक्सीडेंटल ड्रग रिलीज कर देती है, फिर भी वो ड्रग की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो लोकल टिश्यूज़ को इरिटेट कर सकती है, वो बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में ड्रग को रिलीज करती है। तो फॉर एग्जाम्पल एक माइक्रो पार्टिकल जो है, आपने 100 मिलीग्राम जो है माइक्रो पार्टिकल्स अगर बनाए हैं, 1 ग्राम माइक्रो पार्टिकल बनाए उसमें 100 मिलीग्राम ड्रग है, तो उनमें से एक माइक्रो पार्टिकल में कितनी ड्रग होगी, क्योंकि वो तो थाउजेंड्स में होंगे माइक्रो पार्टिकल उसमें। तो एक माइक्रो पार्टिकल में 1 मिलीग्राम या उससे भी कम ड्रग होगी, जो कि एक बहुत ज़्यादा ड्रग डिलीवरी सिस्टम, हाई ड्रग के लिए वो फिर लोकली इरिटेट नहीं कर सकता। इसी तरह से उसकी फिर, क्योंकि ज़्यादातर ड्रग जो है वो बहुत कम ड्रग रिलीज करेगी, तो वो अवेलेबल भी होगी एट द अब्जॉर्प्शन साइट, और वो बायो अवेलेबल भी होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह से जब वो बायो अवेलेबल हो जाएगी क्वांटिटी, तो वो ड्रग कंट्रोल रिलीज की फॉर्म में होगी, वेरी माइन्यूट क्वांटिटी उसमें से रिलीज हुई होगी, वो सिस्टमिक सर्कुलेशन का पार्ट बनेगी, तो वो सिस्टमिक टॉक्सिसिटी विकास नहीं कर सकती। तो इनको हम क्यों प्रेफर करते हैं फॉर कोलोन टारगेटेड ड्रग सिस्टम? तो उनकी एक बेसिक रीजन ये है कि जब मल्टी पार्टिकुलेट सिस्टम अगर आप देंगे, तो हमने ये देखा है कि ये बहुत जल्दी इवैक्यूएट कर दिया जाता है फ्रॉम फर्स्ट पार्ट ऑफ द जीआईटी, यानी कि ये स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन से वाटर की तरफ इवैक्यूएट कर दिया जाता है। जिस तरह से वाटर इवैक्यूएट होता है, इसी तरह से मल्टी पार्टिकुलेट सिस्टम भी इवैक्यूएट होता है। तो इसको तकरीबन मैक्सिमम 2 to 3 आवर्स रिक्वायर्ड होते हैं कि ये कोलोन में रीच कर देता है। तो इसलिए अगर ये ड्रग रिलीज भी कर रहा है फर्स्ट 2 to 3 आवर्स इन द स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, तो वो बहुत कम क्वांटिटी ऑफ द ड्रग है, तो वो सिर्फ फर्स्ट पार्ट की ड्रग रिलीज कर रहा है। बाकी सारी ड्रग जो है वो 70 से 80% ड्रग जो है वो अवेलेबल रहती है इनटू द कोलोन फॉर रिलीज। और फिर जब ये डिस्पर्स सिस्टम कोलोन में चला जाता है, तो कोलोन में क्योंकि वाटर होता ही नहीं या वाटर बहुत कम होता है, तो वहाँ इसकी फिर डिस्पर्सिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, तो वहाँ फिर इसका वहाँ से इवैक्यूएट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि कोलोनिक कंटेंट भी बहुत डिस्कस होते हैं, तो फिर वहाँ से ये इवैक्यूएट नहीं कर सकता, तो इसलिए ये वहाँ पे रिटेन रहता है फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो मल्टी पार्टिकुलेट सिस्टम की फिर ये प्रॉपर्टी हुई कि वो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में जब जाएंगे, तो उस वक्त वो बहुत जल्दी इसको इवैक्यूएट कर देंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाई अमाउंट ऑफ वाटर और इनकी डिस्पर्शन इनटू द वाटर की वजह से। और जब ये कोलोन में पहुंच जाएंगे, तो कोलोन में लैक ऑफ वाटर की वजह से फिर या वाटर के अब्जॉर्ब हो जाने, रीअब्जॉर्ब हो जाने की वजह से इनका वहां से ट्रांसफर होना इनटू, आप कहें कि आउटसाइड ट्रांसफर हो जाना, या फिर आप कह लें कि रेक्टम में ट्रांसफर हो जाना, वो बहुत ही मिनिमम है। तो ये वहां से फिर बहुत ज़्यादा रिटेन रखे जा सकते हैं विद इन द लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसलिए इनका क्योंकि टाइम ऑफ रिटेंशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए रिटेन रह सकते हैं, तो इसलिए हम इनको प्रेफरेबली यूज़ करते हैं फॉर कोलोन टारगेटेड ड्रग सिस्टम। अच्छा, ये तो माइक्रो पार्टिकल ग्रेन्यूल्स और पैलेट्स की बात है। आजकल हमने जो एक नया सिस्टम डेवलप किया हुआ है उसको हम नैनो पार्टिकल। अच्छा, नैनो पार्टिकल का बहुत बड़ा ज़्यादा एडवांटेज है, क्योंकि नैनो पार्टिकल्स हम किसी मेटल बेस के बना सकते हैं, किसी पॉलीसेकेराइड की बेस के बना सकते हैं, हम किसी पॉलीमर की बेस के ऊपर नैनो पार्टिकल्स डेवलप कर सकते हैं। नैनो पार्टिकल से मुराद है कि ये डिलीवरी सिस्टम जो है वो माइक्रोन साइज में का भी नहीं है, ये उससे भी 100 या 1000 टाइम कम है। ये नैनो साइज का। तो जो डिलीवरी सिस्टम हमारी फिर पेप्टाइड्स की थी या पैक्टिन्स की थी, उनको हमने कहा कि ये जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में डिग्रेड कर देते हैं, तो हम अगर एंटेरिक कोट करें नैनो पार्टिकल के ऊपर, एंटेरिक डिलीवरी दें नैनो पार्टिकल की सिंगल यूनिट की फॉर्म में, तो वो यहाँ पे जाके एंटेरिक कोट इसका उतर जाए और यहाँ पे ये नैनो पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाए, तो नैनो पार्टिकल इमीडिएटली सीकम में पहुँच जाएंगे। तो ये फिर प्रोटेक्ट कर देंगे ड्रग को, नैनो पार्टिकल्स फ्रॉम केमिकल एंड एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर नैनो पार्टिकल को आप कोट ना भी करें, एंटेरिक कोट ना भी करें, फिर भी ये नैनो पार्टिकल जो है वो विजिबल ही नहीं होते एज अ मेटाबॉलिक पार्टिकल्स। ये वाटर की तरह स्टमक से
लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन में और स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में मूव कर देते हैं। इनके ऊपर कोई केमिकल रिएक्शन या एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन एक्ट ही नहीं करता, क्योंकि वाटर के अंदर ही तो एंजाइम और केमिकल और एंजाइमेटिक वो मूव कर रहे होते हैं फॉर एक्शन, तो वो इनके ऊपर एक्ट नहीं करते, क्योंकि ये जो है वो उस साइज में इतने कम होते हैं कि ये उस रिएक्शन के लिए ही सूटेबल नहीं होते। जब तक ये इकट्ठे नहीं होंगे, एक जगह पे कंसंट्रेट नहीं करेंगे, उस वक्त तक इनके ऊपर रिएक्शन प्रोसीड नहीं किया जा सकता। तो इसलिए फिर नैनो पार्टिकल को हम पेप्टाइड्स को, प्रोटीन्स को, ऐसी ड्रग्स को, जैसे इंसुलिन है, इंसुलिन को डिलीवर करने के लिए हम नैनो पार्टिकल ओरली बना के फिर एडमिनिस्टर करते हैं। तो वो फिर जीआईटी के फर्स्ट पार्ट में फिर उनकी डिग्रेडेशन नहीं होती, जिससे उनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है, और फिर जब वो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं तो वहाँ पे उनकी एपिथेलियल अब्जॉर्प्शन जो है वो बहुत मल्टीफोल्ड बढ़ जाती है, क्योंकि पार्टिकल साइज बहुत स्मॉलर होता है, इसलिए उनकी एब्जॉर्बेंस जो है वो मल्टीफोल्ड्स इंक्रीज कर देती है। उनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, तो वो जो फर्स्ट पार्ट ऑफ कोलोन है, जो असेंडिंग कोलोन जिसको कहते हैं, उनमें बहुत से माइक्रोवेल्लाई एग्जिस्ट करते हैं जो कि एब्जॉर्प्शन के लिए होता है। तो उन्होंने सारे के सारे वो कंटेंट एब्जॉर्ब करने होते हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन छोड़ गई है, तो वो फिर ये नैनो पार्टिकल भी यहाँ से इजीली एब्जॉर्ब किए जा सकते हैं। तो वो ड्रग्स जिनको हम सिस्टेमिकली रीच करवाना चाहते हैं, वो ड्रग हम नैनो पार्टिकल या मल्टी पार्टिकुलेट सिस्टम की फॉर्म में डिलीवर करते हैं। तो ये हमारा लेटेस्टली ये हमारी अप्रोच है जो कि कोलोन टारगेटेड की नोवल अप्रोच है। अच्छा, इतना ही है हमारा कोलोन टारगेटेड सिस्टम। थोड़ा सा आपसे ये बात करनी है कि इसको एवेल्युएट कैसे करना है। फॉर एग्जांपल आपने इसकी डिसोल्यूशन करनी है, तो डिसोल्यूशन फिर कैसे की जाएगी? नॉर्मली डिसोल्यूशन हम क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स यूएसपी के प्रोटोकॉल्स के ऊपर करते हैं, तो यूएसपी के प्रोटोकॉल्स हमें सिमुलेटेड कंडीशन ऑफ पीएच बताते हैं एंड सिमुलेटेड एंजाइमेटिक कंडीशन बताते हैं। तो सिमुलेटेड पीएच और सिमुलेटेड एंजाइमेटिक कंडीशन के अलावा भी वहाँ पे विस्कोसिटी और डेंसिटी भी एक फैक्टर होता है जो कि कोलोन में एग्जिस्ट करता है। तो अगर आप डिलीवरी सिस्टम को उस पैरामीटर्स के ऊपर डिसॉल्व नहीं करेंगे तो वो आपका इन विट्रो फेलियर कहलाए। तो इसकी डिसोल्यूशन के लिए हमें फिर सीकल कंटेंट्स कैलकुलेट करके उनकी डेंसिटी बनानी होगी, डेवलप करनी होगी। ये सीकल कंटेंट्स अपने डिसोल्यूशन मीडिया में ऐड करने होंगे, रैट के, रैबिट के, जिसके भी आप करें, तो फिर आपको इसकी डिसोल्यूशन करनी होगी। फिर आप प्रूव कर सकते हैं कि हमारा डिलीवरी सिस्टम जो है वो कोलोन स्पेसिफिक है या नहीं है। एक पीएच की बेस के ऊपर सिर्फ आप ये कह सकते हैं कि ये कोलोन तक रीच कर सकता है, कोलोन में ड्रग डिलीवर कर सकता है या नहीं कर सकता, ये आप उससे प्रूव नहीं कर सकते। तो जब तक आप उसकी डेंसिटी और सीकल कंटेंट्स की क्वांटिटी आप वहाँ पे इंक्रीज नहीं करते, माइक्रोफ्लोरा आप रिड्यूस नहीं करते, उस वक्त तक आप उसकी डिसोल्यूशन नहीं कर सकते। तो ये एक छोटी सी बात आपको बतानी चाहिए उसके डिसोल्यूशन से रेलिवेंट। तो बहुत सा प्रॉब्लम आता है जब हम फार्माकोपिया के रेलिवेंट ड्रग को कोलोन टारगेटेड डिलीवरी सिस्टम को एवेल्युएट करना शुरू करते हैं, तो वो फिर हमारे जो बायोइक्विवेलेंस के पैरामीटर हैं उनके ऊपर पूरा नहीं उतरते, इसलिए उसकी डिसोल्यूशन भी सीकल कंटेंट्स में होनी चाहिए। और सेकेंडली इंजाइमेटिक डिग्रेडेशन भी आपको उसकी प्रोसीड करनी होती है। तो इंजाइमेटिक डिग्रेडेशन से मुराद है कि आपने माइक्रोऑर्गेनिज्म का फ्लोरा बनाना है, पेट्री डिश में फॉर एग्जांपल उसमें होल बनाने हैं, उसमें डिलीवरी सिस्टम को रखना है, और उसके बाद आपने देखना है कि उसमें डिलीवरी सिस्टम जो है वो डिग्रेड किया है या नहीं किया। फिर आपने इसमें से सैंपल लेके उसको टेस्ट करना है कि उसमें इंजाइमेटिक डिग्रेडेशन उसकी हुई है या नहीं। इस तरह से आप इसको एवेल्युएट करते हैं। तो ये हमारा कोलोन टारगेटेड ड्रग सिस्टम है। इतना ही हमारा लेक्चर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट से हम फिर बायोटेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे, जो कि हमारा 5th जनरेशन ड्रग सिस्टम, उसको हम डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो आपसे कोई क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो फिर इंशाल्लाह थर्सडे को लेक्चर में मुलाकात होगी।